नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संभाला पदभार। कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम है मतदान। जनवरी 2029 तक रहेगा कार्यकाल। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। करनाल और हिसार में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे त्रिलोचन सिंह व रामनिवास राणा को मुख्यमंत्री ने भाजपा में कराया शामिल। पंचकुला में स्थापित होगा हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन। चंडीगढ़ में एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। और भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डेटा नामक मोबाइल ऐप किया शुरू। लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापक आर्थिक और वित्तीय आंकड़े होंगे उपलब्ध। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने आज देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले उन्हें सोमवार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहने वाला है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर रहे राजीव कुमार कल सेवानिवृत्त हुए हैं। ज्ञानेश कुमार के इस 4 साल के कार्यकाल के दौरान 20 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव होंगे। शुरुआत बिहार से होनी है और अंतिम चुनाव मिजोरम में होगा। पदभार संभालने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है और भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदाता बनना चाहिए, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और हमेशा मतदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान, चुनावी कानूनों, नियमों और उसमें जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था और रहेगा। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। वहीं चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने भी अपना पदभार संभाल लिया है। डॉक्टर जोशी नवंबर 2024 से हरियाणा के मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे और लोक प्रशासन में समृद्ध अनुभव रखते हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर डॉक्टर विवेक जोशी ने पिछले साल 1 नवंबर को केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद हरियाणा के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला था। हरियाणा में नियुक्ति से पहले डॉक्टर जोशी भारत सरकार में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन भोगी मंत्रालय में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव के रूप में सेवाएं दी हैं। करनाल और हिसार में मेयर पद के लिए होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल करनाल में उनके और पूर्व सीएम मनोहर लाल के समक्ष विधायक का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना, प्रवेश गाबा सहित उनकी टीम को पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा में शामिल करवाया। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार त्रिलोचन सिंह लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कांग्रेस में परिवारवाद है और वह भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिसके चलते उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आज भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा में इन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। वहीं डिपोर्ट होकर आए युवाओं के सवाल पर जवाब देते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनको चश्मा लगाकर देखना चाहिए था कि वह कैदियों वाली वैन नहीं थी, वो हरियाणा पुलिस की वैन थी। मैं हरियाणा के लोगों से अपील करता हूं कि वे डोंकी के जरिए अमेरिका न जाएं। हरियाणा सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं को विदेश में भेजने के लिए पहले से काम किया जा रहा है, जिससे वो कानूनी रूप से विदेश में जाकर अपनी स्किल के आधार पर पैसा कमाते हैं। ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। उस विकसित राष्ट्र में त्रिलोचन सिंह जी ने जो निर्णय लिया है, क्या मोदी जी के इस विजन के साथ हैं। मैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी और उनकी पूरी टीम का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इनको बधाई भी देता हूं और एक विश्वास भी दिलाता हूं
कि इनके सम्मान में और इनकी टीम के सम्मान में कभी कोई कमी भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से नहीं रहेगी। हमारे पुलिसकर्मी जहां ड्यूटी देने के लिए जाते हैं उन बसों में बैठ करके, वो बसें भेजी गई हैं, शायद उन्होंने ध्यान से नहीं देखा। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर वैसे नहीं ध्यान में आया तो चश्मे का उपयोग कर लो। और हमने विदेश सहयोग विभाग बना रखा है। उस विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत हम युवाओं को जहां जहां से डिमांड आती है, लगभग अब जब से ये विभाग शुरू हुआ है 500-600 युवाओं को हमने बाहर भेजने का काम किया है। उनका कोई पैसा नहीं लगता। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि प्रदेश में पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और नगर निगम चुनाव में भाजपा की बड़े मतों से जीत होने वाली है। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद त्रिलोचन सिंह ने कहा कि वे 1982 से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन अब विचारधारा वाली कांग्रेस नहीं रही है। हरियाणा में कांग्रेस का वजूद खत्म होता दिखाई दे रहा है। मन बदलते देर नहीं होती। 1 मिनट में आदमी कहाँ के कहाँ पहुंच जाता है। 1 मिनट के बाद आदमी के ऊपर कई तरह इल्जाम लग जाते हैं, है ना, इसलिए कुछ नहीं पता होता। देखो रिटायरमेंट भी तो होती है कभी जिंदगी की। रिटायर हो गए क्या? हाँ, रिटायरमेंट हो गया, हम वहाँ पर सड़कों में नहीं रहेंगे, मुद्दे नहीं उठाएंगे। भाजपा अगर बढ़िया काम कर रही है, करेगी तो उसकी तारीफ करेंगे। अगर भविष्य में नहीं करेगी तो फिर सड़कों पे आ सकते हैं, क्योंकि भाजपा भी सोचती भी हमारे को मुद्दे जगमोहन जी आज आए थे, वो कह रहे हमारे पास मुद्दे उठाओ, हमारे पता लगे तो हम उनके समक्ष मुद्दे उठाएंगे। मेन तो काम है करनाल का विकास, मेन काम है लोगों की सुनवाई, मेन काम है रोजगार। वो जब वो आश्वासन दे रहे हैं हम करेंगे तो उनके साथ हैं। उधर विधानसभा चुनाव में हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रामनिवास राणा भी आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। निकाय चुनाव में रामनिवास राणा को कांग्रेस द्वारा टिकट न दिए जाने पर उन्होंने महापौर पद के लिए बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल किया था। टिकट न मिलने पर राणा ने गत 16 फरवरी को अपने समर्थकों के साथ बैठक भी की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल हिसार में एक पत्रकार वार्ता के दौरान रामनिवास राणा को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि जहां कॉरपोरेशन है वहां पर मेयर और पार्षद का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा और जहां काउंसिल है वहां पर चेयरमैन सिंबल पर लड़ेंगे और जहां कमेटी है वहां पर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो कितने कांग्रेस जीते पता लग रहा है। चुनाव पार्टी के साथ में तो फैसला किया सारी पार्टी ने कि जहाँ कॉर्पोरेशन है वहाँ मेयर का भी और पार्षद का भी सिंबल पर लड़ेंगे हम सब। जहाँ काउंसिल है वहाँ चेयरमैन सिंबल पर लड़ेंगे, कमेटी में हमको सिंबल। यमुनानगर के नगर निगम चुनाव में आज वार्ड नंबर 9 से भाजपा प्रत्याशी भावना पवन बिट्टू निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हुई। कांग्रेस की पूनम अग्रवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटते हुए उनका जोरदार स्वागत किया। नवनिर्वाचित पार्षद भावना ने कहा कि संगठन की नीतियों की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नीतियों के कारण ही वे निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। बड़ा अच्छा दिन रहा हमारे लिए, तो मुझे निर्विरोध चुना गया है। जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो हमारी सर्वसम्मति से बैठ गए हैं और इस वजह से हम पहले ही इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ही विजयी हो गए हैं। कह रहे हैं वार्ड के लोगों को भी देना चाहूँगी और अपने जो नेता हैं घनश्याम जी, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया है मुझे भी। इलेक्शन में मेरा नाम दिया है उन्होंने। संगठन की नीति को कि अपने वार्ड को अच्छे बेहतर तरीके से समझ सकती है। पिछले 5 सालों में बहुत कार्य किए हैं। अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का संदेश ही है, अपने संगठन का संदेश है। हमारे संगठन के आदरणीय विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी, माननीय श्याम सिंह राणा जी, मंत्री हरियाणा सरकार और अन्य नेता जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के नेता हैं, सबका ये एक आशीर्वाद है। उनके आज जो उन्होंने हमारे को मार्गदर्शन दिया हुआ है, उस मार्गदर्शन के अंदर हम यहाँ पर सफल हुए हैं। हमने हमेशा जनता के साथ जो संगठन सिखाता है वैसे ही अपने आप को बना के रखा है और उसी वजह से आज किसी ने भी अपना पर्चा नहीं भरा, हमारे को निर्विरोध चुना है। मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत अपनी वार्ड नंबर 9 की जनता का तहे दिल से शुक्रिया। वहीं इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी का पूरा सहयोग मिला और आगे हाईकमान से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा।
हमारे साथ जितनी सार्थकता से कार्य किया है, हम सब लोग उनके हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं और आज इस उपलब्धि के लिए सबका सम्मान करते हुए आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि जो आपने निर्विरोध श्रीमती भावना बिट्टू जी को आपने चुना। पवन जी ने जो कार्य किया है अपने क्षेत्र में वो अपने आप में सराहनीय है। हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी को बढ़ाने की दिशा में एक अग्रणी कदम उठाते हुए बागवानी फसलों के लिए हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पंचकुला में स्थापित होने वाले इस अत्याधुनिक केंद्र का उद्देश्य खेत से उपभोक्ता तक बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता और ताजगी को बनाए रखते हुए कटाई के बाद होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की उपस्थिति में उपरोक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का खाद्यान्न भंडार होने के कारण हरियाणा तेजी से ताजे फलों और सब्जियों के उत्पादन में विविधता ला रहा है। इस विस्तार के लिए कोल्ड चेन के प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि इस बागवानी क्षेत्र में कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उत्कृष्टता केंद्र गुणवत्ता सुनिश्चित करने, बर्बादी को कम करने और हरियाणा में कृषि समुदाय का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्कृष्टता केंद्र एक छत के नीचे एक व्यापक अनुसंधान और परीक्षण केंद्र के रूप में काम करेगा, जो फलों और सब्जियों के कटाई के बाद के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। यह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान और परीक्षण सेवाएं भी प्रदान करेगा, जिससे उन्हें कटाई के बाद के प्रबंधन और कोल्ड चेन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अध्ययन और प्रयोग करने में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डेटा नाम से एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, जो लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापक आर्थिक और वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराएगा। बैंक ने एक बयान में कहा कि ये ऐप भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक डेटा की 11,000 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाएं उपलब्ध कराएगा। उपयोगकर्ता डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप में डेटा के स्रोत का विवरण भी शामिल है। इसमें एक लोकप्रिय रिपोर्ट खंड भी है, जिसमें बार बार देखी जाने वाली रिपोर्टों की श्रृंखला शामिल है। ऐप के जरिए उपयोगकर्ताओं अपने आसपास 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल करनाल में अध्यात्मक गुरु श्री श्री रविशंकर द्वारा आयोजित महासत्संग में पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कहा कि समर्पण महासत्संग हम सभी के लिए अमूल्य उपहार है, जो हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करने का कार्य कर रहा है। गुरु श्री श्री रविशंकर की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सुखमय व शांतिपूर्ण बना सकते हैं। यह हरियाणा और करनाल के लिए सौभाग्य की बात है कि ये भूमि संतों के प्रवचनों से पावन हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ऋषि मुनियों, संत महात्माओं एवं पीर पैगंबरों की पुण्य धरती है। ये महान धरा ज्ञान, भक्ति, शक्ति और कर्म की प्रतीक है। इस धरती पर वैदिक काल से आपसी प्रेम और भाईचारे की एक अटूट धारा बहती चली आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति सार्वभौमिकता, अंत्योदय, सर्वोदय, परोपकार, सहिष्णुता, उदारता, वैश्विक दृष्टि, सामंजस्य, सरलता तथा सादगी जैसे मूल्यों से ओतप्रोत है। नई पीढ़ी भी हमारी प्राचीन संस्कृति और संस्कारों को अपनाए। यहाँ से हरियाणा की धरती की भूमि जो भगवान श्री कृष्ण की वो भूमि है, जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व समाज के लिए, सर्व मानवता के लिए वो गीता का संदेश दिया और ज्ञान का वो संदेश दिया, जो ज्ञान ठीक है ना, भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाता है। आज परम सदगुरु श्री श्री रविशंकर जी यहाँ पर हारे हैं। मैं पुनः उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। नशा मुक्त समाज, नैसर्गिक खेती, ये दोनों बहुत आवश्यक है, जिससे हम सुंदर समाज के होता। और गांव-गांव में दो व्यक्ति को कम से कम हम दो व्यक्ति को योग शिक्षक बनाओ और आयुर्वेद की डॉक्टर बनाओ। ऐसा था। हमारा देश गुलाम होने से पूर्व हर गांव में एक सन्यासी हुआ करते, हर गांव में एक गुरु हुआ करते।
इसलिए हम एक शिक्षक होते थे कि जो समाज को बांध के आगे लेते और कहता है वो मन की तनाव को दूर करते थे, शारीरिक रोग को दूर करने के लिए वही निर्वाह करते थे। इन सब बातों को हमें पूरे जीवित करना पड़ेगा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर से विशेष रोडवेज बसें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में नूंह से भी हरियाणा राज्य परिवहन की ओर से सरकार ने अयोध्या के लिए एक नई बस सेवा शुरू की है। ये बस प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे नूंह बस अड्डा से अयोध्या के लिए चलेगी। नूंह डिपो के ट्रैफिक इंस्पेक्टर महबूब खान ने बताया कि इस बस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को अयोध्या जाने के लिए एक सुविधाजनक और सुरक्षित विकल्प मिलेगा। बस में यात्रियों के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। हमें खुशी है कि हम अयोध्या के लिए एक नई बस सेवा शुरू कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने लोगों की मांग पर अब अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए भी बस सेवा शुरू कर दी है। यहाँ से नूंह से बड़कली, बड़कली से पुन्हाना, पुन्हाना से मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या। और यहाँ सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे पास आगरा के लिए कोई बस सर्विस नहीं थी, आगरा लखनऊ के लिए, और हम तो यही चाहेंगे भाई ये रूट हमारा पक्का चले। ये लोगों की बहुत जबरदस्त मांग थी आगरा मथुरा के लिए, क्योंकि हमारा जो इलाके की जो पब्लिक है, जनता है, वो मथुरा आगरा के से ही ट्रेन वगैरह पकड़ते हैं, लोग बाहर जाते हैं। तो यहाँ बहुत जबरदस्त डिमांड थी और हमारे पास रूट भी नहीं था आगरा का, आगरा, कानपुर, लखनऊ का, इसलिए ये कामयाब रहेगा रूट। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब वे भी महाकुंभ जा सकेंगे, साथ ही राम मंदिर के भी दर्शन कर पाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार सख्ती बरती जा रही है। महेंद्रगढ़ जिला में भी खनन विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से पहाड़ी एवं नदी क्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। विभाग द्वारा दिसंबर 2024 से लेकर अब तक 50 वाहनों को पकड़ा गया है। 10 वाहन मालिकों से 33,52,600 रुपये रॉयल्टी एवं जुर्माना राशि वसूल की गई है। जुर्माना न भरने वाले 21 वाहनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए। अवैध खनन करवाने और करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। खनन एवं भू विज्ञान विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत महेंद्रगढ़ की उपायुक्त द्वारा खनन विभाग के अतिरिक्त अंतर विभागीय टीमों का गठन किया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सभी पुलिस थानों के थाना प्रबंधकों को भी निगरानी बढ़ाने एवं कानूनी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा गांवों के सरपंचों, सभी उपमंडल अधिकारियों, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी एवं जिला खनन अधिकारी के साथ बैठक कर गांवों की सीमाओं में अवैध खनन की रोकथाम हेतु निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि नांगल चौधरी क्षेत्र में अवैध खनन का निरीक्षण करने के दौरान राजस्थान राज्य से अवैध खनन करके पत्थर को भरकर ले जाते हुए एक ट्रक को शहबाजपुर में गांव के पास पकड़ा गया और आगामी विभागीय कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विभाग अवैध खनन पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए तत्पर है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का न्याय उचित दोहन सुनिश्चित हो और राज्य को राजस्व हानि न हो। हरियाणा सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों में लगातार सफल हो रही है। इसी क्रम में आज फतेहाबाद के रोजगार विभाग में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 250 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जिला रोजगार अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में विभिन्न प्रदेशों से नामी कंपनियां आती हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योग्य उम्मीदवारों का चयन करती हैं। हरियाणा सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए आयोजित किए जाने वाले इन रोजगार मेले में कई युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। हमारा लक्ष्य है कि हर उस बच्चे को रोजगार मिले जो अपनी क्षमता और मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे मेले युवाओं को सशक्त बनाकर न केवल उनके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, बल्कि उनके परिवार को भी आर्थिक मजबूती देते हैं। प्रोविजन इसमें नहीं है, इसमें ऑफलाइन ही फेस टू फेस ये इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद ट्रेनिंग के लिए उनको जाना पड़ेगा और ट्रेनिंग होने के बाद उनकी प्लेसमेंट किसी जो इनकी पार्टनर कंपनीज हैं उसमें डिप्लॉयमेंट होगी। और इसी तरह से LIC में ये फॉर्मल इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे।
ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद LIC में भी एजेंट बनने के लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है। वो टेस्ट पास करने के बाद बच्चे LIC एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। वहीं रोजगार मेले में आए युवाओं ने हरियाणा सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की इस पहल से हमें बड़े शहरों में भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमें स्थानीय स्तर पर नौकरी के बेहतरीन अवसर मिल रहे हैं। ये मेला मेरे जैसे युवाओं के लिए एक नई शुरुआत है। बढ़िया, यहाँ हमारे जहाँ की लोकेशन है कहीं दूर भटकने की ज़रूरत नहीं है और ये अपने ऑफिस में ही जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाली ये बढ़िया जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी दे रही है। ये कंपनी वाले कह रहे हैं कि हफ्ते के अंदर आपको बता देंगे आपकी सिलेक्शन के बारे में। पिछली बार मेरा ऐसे हुआ था, अभी दूर पड़ गई थी वैकेंसी, ऐसे आया नहीं जाता ही ऐसे दूर, इसलिए हम LIC डिपार्टमेंट आया है जो सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है, उसमें हमने एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में आके वो किया है। मैं वैकेंसी दूर ना होगी, वैसे यही चाहते हैं हम। आज 2 कंपनियाँ आई थी, एक सिक्योरिटी गार्ड वाली और एक LIC इंश्योरेंस वाली। दोनों कंपनियों ने हमारा नाम पता एड्रेस नोट कर लिया है और उन दोनों कंपनियों में मैंने अप्लाई कर दिया है। उन्होंने बोला है कि वो मेरे को कॉल करेंगे जैसे ही अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ। हरियाणा पुलिस द्वारा लोगों को साइबर ठगों के चंगुल से बचाने के लिए तैयार की गई प्रभावी रणनीति के उल्लेखनीय परिणाम आने शुरू हो गए हैं। जनवरी 2024 की तुलना में जनवरी 2025 में साइबर ठगों द्वारा ठगी गई राशि में 14 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में जनवरी 2025 में 433 अधिक साइबर ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफलता प्राप्त की गई है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि हरियाणा पुलिस की त्वरित कार्रवाई के परिणाम स्वरूप जनवरी 2024 की तुलना में जनवरी 2025 में साइबर ठगों से बचाई गई राशि में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जनवरी 2025 में 4 गुना से भी अधिक अपराधियों की गिरफ्तारी की है। हरियाणा पुलिस सितंबर 2023 तक देश भर में साइबर फ्रॉड की ब्लॉक की गई राशि की दर के मामले में देश में 23वें स्थान पर थी, लेकिन अब ये पहले स्थान पर पहुंच गई है। इस उपलब्धि और साइबर हेल्पलाइन 1930 के कुशल क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हरियाणा पुलिस को 10 सितंबर 2024 को सम्मानित भी किया गया। हरियाणा पुलिस द्वारा साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर किए गए इन कार्यों के परिणाम स्वरूप साइबर फ्रॉड में ब्लॉक की गई राशि की दर व साइबर थानों द्वारा की जा रही रिकवरी दिसंबर 2024 में बढ़कर 36% हो गई है, जो कि देश भर में सर्वाधिक है। इतना ही नहीं, अगर कोई शिकायतकर्ता साइबर फ्रॉड होने के 6 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करवाता है तो ठगी गई राशि को 70% तक ब्लॉक किया जा रहा है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि तकनीक के इस दौर में ज्यादातर लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। यदि कोई भी व्यक्ति फोन करके स्वयं को CBI, ED या पुलिस का अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट की बात कहे तो तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि कोई भी एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। साथ ही लोग सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले फर्जी शेयर ट्रेडिंग झांसे में न आएं, सभी फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहें और साइबर अपराध का अंदेशा होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। पश्चिमी कमान सेना मुख्यालय ने अग्रणी स्वतंत्र रणनीतिक मामलों के थिंक टैंक सिंजरनिया फाउंडेशन के सहयोग से कल चंडीमंडल सैन्य स्टेशन में भारत पाक संबंधों में वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका, रणनीतिक परिप्रेक्ष्य और भू राजनीतिक निहितार्थ पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य उपमहाद्वीप संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की गतिशील गहनता और उनके प्रभावों पर चर्चा करना था। वैश्विक भागीदारी ने चर्चाओं में गहराई और विविधता ला दी, जिससे जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य की व्यापकता देखने को मिली। इस कार्यक्रम में पूर्व राजनयिकों, विद्वानों सहित विशेषज्ञों का एक प्रतिष्ठित पैनल शामिल हुआ। दुनिया भर से वरिष्ठ अनुभवी अधिकारी और नीति निर्माता शामिल हुए। विशेष रूप से संगोष्ठी में रूस से डॉक्टर वसीली काशिन, संयुक्त राष्ट्र से टिम विल्सी, श्रीलंका से एडमिरल जयंत, सऊदी अरब से राजदूत अहमद अल मनाई मुनी और इजराइल से डॉक्टर डोरोन शालोम विटल सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ शामिल हुए, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। संगोष्ठी में प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित भारतीय विशेषज्ञ भी शामिल हुए, जिनमें से सिनर्जिया फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष टोबी साइमन ने उद्घाटन भाषण दिया। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायणन ने मुख्य भाषण दिया। इस संगोष्ठी में पश्चिमी सीमाओं पर स्थित 63 से अधिक सैन्य स्टेशनों के अधिकारियों और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पाठ्यक्रम के छात्रों ने भी भाग लिया, जिन्होंने प्रश्नों और विचारों का दिलचस्प आदान प्रदान किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 10वीं और 12वीं के नियमित व स्वयं पाठी वार्षिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 10वीं की वार्षिक परीक्षाएं 28 फरवरी से 19 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 29 मार्च तक संचालित करवाई जाएंगी। इन परीक्षाओं में प्रदेश भर में से 1431 परीक्षा केंद्रों पर करीब 5,16,787 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे। परीक्षाओं का समय दोपहर 12:30 से 3:03 तक रहेगा। बोर्ड प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि विवरणों में कोई त्रुटि है तो तुरंत बोर्ड कार्यालय में संपर्क करते हुए शुद्धि से संबंधित मूल दस्तावेज एवं वांछित शुद्धि शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होकर शुद्धि करवा सकते हैं। दिल्ली में सरकार दखल की हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में आज बीजेपी के 48 नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे। दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस सवाल का जवाब आज मिल जाएगा। पीएम ने यमुनानगर की सफाई और रिवर फ्रंट का वायदा किया है। हालांकि सीएम पद के लिए पिछले दिनों से जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद जैसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ये भी कहा जा रहा है कि इन सबसे अलग कोई नया और चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एसपीजी ने रामलीला मैदान को टेक ओवर कर लिया है। कल यानी 20 फरवरी को 12 बजे दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी को भी निमंत्रण भेजा गया है। वहीं दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा की भाजपा विधायक रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है और यहां सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। दिल्ली में एक बार फिर राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीज़ों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीज़ों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीज़ों का निर्णय आएगा। दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। उधर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधायक दल की बैठक के लिए 2 पर्यवेक्षकों के नाम का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ का नाम शामिल है। आज पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसे लेकर विशेष तौर पर महाराष्ट्र में आयोजन किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान शिवनेरी किले में भी एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर नागपुर में लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक्स पर अपने संदेश में कहा कि उनके पराक्रम और दूरदर्शी नेतृत्व ने स्वराज्य की नींव रखी, पीढ़ियों को साहस और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया। मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, विचारधारा और न्यायप्रियता ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी साहसिक कार्यशैली, सामरिक कौशल और शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रणाली आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है।
हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया के कई देशों में आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों की चर्चा होती है और उस पर रिसर्च होती है। इतने वर्ष बाद भी उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। इन्हीं मूल्यों के आधार पर हमें अमृत काल की 25 वर्षों की यात्रा पूरी करनी है। ये यात्रा होगी छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत बनाने की। ये यात्रा होगी स्वराज, सुशासन और आत्मनिर्भरता की। ये यात्रा होगी विकसित भारत की। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।